एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने बात की थी कि हम एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आए हुए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और ग्रामेटिकल एरर से संबंधित क्वेश्चन को हम किस स्ट्रेटजी से सॉल्व करेंगे, उस स्ट्रेटजी की हमने कल के क्लास में बात की थी। तो हम आज शुरुआत करते हैं। उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जहाँ पे हमने बात की थी कि हम सेंटेंस दिया गया सेंटेंस जो होगा उसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे। पहला पार्ट होगा सब्जेक्ट का और दूसरा पार्ट होगा प्रेडिकेट का। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट के पार्ट में जो सब्जेक्ट का वास्तविक सब्जेक्ट का कार्य करता है उसे सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। तो हमें सब्जेक्ट वर्ड को पहचानना होता है और इसी सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइनाइट वर्ब, जो इसी सब्जेक्ट वर्ड के हिसाब से प्रयोग की जाती है। पहली बात हमारी ये है। तो चलिए हम क्रम से देखते हैं कि कैसे हल करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, जब एग्ज़ाम में दिया जाता है तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एक निर्देश दिया जाता है। तो हम केवल एक क्वेश्चन में ऐसा निर्देश ले रहे हैं कि निर्देश किस प्रकार आता है वो देख लेते हैं हम। इस इंस्ट्रक्शन में बात की गई है कि दिया गया सेंटेंस जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। आपको ग्रामेटिकल एरर जिसमें शामिल है उस भाग को पहचानना है, ये इसमें बताया गया है। चलिए हम सेंटेंस पे सीधे आते हैं। सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस हमारा देखिए, यहाँ पे सेंटेंस को हम क्रम से देखते चलेंगे। हमने देखा क्रम से देखते हैं कि हमने कहा था प्रेडिकेट का पार्ट वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ पे फाइनाइट वर्ब आ जाती है। तो हम देखते हैं, हम जैसे ही यहाँ चलना शुरू करते हैं तो हमारी फाइनाइट वर्ब जो है वो देखिए कहाँ पे आई हुई है। ये फाइनाइट वर्ब दो वर्ड के बाद फाइनाइट वर्ब भी आई है। तो इसके बाद के सारे वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट बना रहे हैं, हमारा प्रेडिकेट का पार्ट बना रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट पार्ट में दो वर्ड्स हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ड जो है वो एक नाउन होगा सेंटेंस में जिसके बारे में जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट वर्ड होता है और वो एक नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हमारा देखिए सब्जेक्ट वर्ड है ब्रदर, जो क्या है, जो दिख रहा है कि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसी के अनुसार प्रेडिकेट के पार्ट में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो हम प्रेडिकेट के पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 9 वर्ड्स हैं। कितने हैं? 9 वर्ड्स हैं, जिसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, ये है परफॉर्म्ड। और ये देखने पे हमें पता चल रहा है ये पास्ट टेंस में है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस को दर्शाती है। और हम जानते हैं पास्ट टेंस में अगर कोई वर्ब चली गई, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा एक ही रूप में रहेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए देखिए। पहले यहाँ सब्जेक्ट की बात कर लें तो इसमें एक नाउन होना चाहिए, नाउन है ब्रदर। उसके पहले नाउन के बारे में बताने के लिए एक एडजेक्टिव प्रयोग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव है माई। माई है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी सही है कि भाई हम यहाँ तक आए, अभी ये सही है। आगे चलते हैं। परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड एक वर्ब प्रयोग हो गई। अब हम प्रेडिकेट वाले हिस्से में आ गए, एक वर्ब प्रयोग हो गई। हमने बात किया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रदर्शित कर रहा है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी सही हो गई, चूँकि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है दोनों के साथ में। तो हम यहाँ तक आए, यहाँ तक सही हो गया। आगे चलते हैं हम। आगे मिलता है एक्सट्रीमली गुड। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों वर्ड के बारे में देख रहे हैं। एक्सट्रीमली जो है वो गुड के बारे में बता रहा है। आप देखेंगे गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है। गुड किसी नाउन को क्या बताए, उसकी एक क्वालिटी बता सकता है कि अच्छा है, तो गुड अच्छा है। देखिए अगर आप यहाँ तक अगर थोड़ा मीनिंग निकालने का प्रयास करें तो माई ब्रदर परफॉर्म्ड, यानी मेरे भाई ने प्रदर्शन किया था। पास्ट में एकदम पढ़ेंगे किया था, या प्रदर्शन किया कह लीजिए। मेरे भाई ने प्रदर्शन किया, यानी ये पूरा हो चुका है। तब कहेंगे मेरे भाई ने प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन कैसा किया वो ये वर्ड बता रहा है कि अच्छा प्रदर्शन किया, गुड।
तो देखिए ये गुड किसके बारे में बता रहा है, गुड बता रहा है प्रदर्शन के बारे में, प्रदर्शन कैसा किया, तो ये वर्ब के बारे में बताने लगा। तो जो वर्ब के बारे में बताता है वो होता कि वो क्या कहलाता है, वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है। तो हम देखेंगे ये एडवर्ब है, और किसी एडवर्ब के बारे में जो कुछ बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो भी एडवर्ब कहलाता है। यानी किसी एडवर्ब के बारे में कुछ बताने के लिए अगर आप कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी एडवर्ब होगा। तो आप यहाँ देखेंगे एक्सट्रीमली जो है वो गुड के बारे में बता रहा है। कैसे, आप मीनिंग देखिए, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक अच्छा, या यहाँ कह लीजिए बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा वाला सेंस है। एक्सट्रीमली गुड यानी अत्यधिक अच्छा किया था। यानी हम कहना चाहते हैं, अगर यहाँ तक मीनिंग ले, मेरे भाई ने अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन किया था, तो अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ठीक है, ये चाहे देखिए जो जो वर्ड किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो भी एडवर्ब कहलाता है, और जो किसी एडवर्ब के बारे में बताता है वो भी एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली चाहे गुड के बारे में बताए, यानी एडजेक्टिव है तब भी ये एडवर्ब है। अगर यहाँ कोई एडवर्ब प्रयोग हो जाए तो भी ये उसके बारे में बता सकता है, क्योंकि एडवर्ब के बारे में एडवर्ब बता सकता है। हमारा मुद्दा यहाँ पे आ रहा है गुड जो है वो वर्ब के बारे में बता रहा है, और वर्ब के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब होता है। लेकिन गुड जो हमारा वर्ड है ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, एडवर्ब की तरह प्रयोग नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो जैसा गुड वाला जो सेंस है, जो गुड जो भाव दे रहा है अच्छा वाला, वही भाव दे, और क्या है वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव ना हो, एडवर्ब हो, यानी वो वर्ब के बारे में बता पाए। तो गुड की जगह पे हमारा एक वर्ड होता है वेल। वेल का मतलब भी होता है अच्छा, ये एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो जाता है और एडवर्ब की तरह भी। तो हमें यहाँ एडवर्ब चाहिए था, एडजेक्टिव नहीं चाहिए था, क्योंकि ये वर्ड क्या है हमारे वर्ब के बारे में बता रहा है। तो हमारे यहाँ क्या प्रयोग करना था, बिल प्रयोग करना था। और जैसे ही यहाँ बिल आ जाएगा, बिल खुद एक एडवर्ब हो गया, और बिल के बारे में अब एक्सट्रीमली भी बताएगा कि भाई बहुत अच्छा करना, एक्सट्रीमली अत्यधिक अच्छा का मतलब बिल के बारे में बता रहा है, तो ये अब की एडवर्ब के बारे में एडवर्ब बता सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे, यानी कि दिक्कत यही हो रही थी, गुड यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ था। तो हम एक लाइन से चलते हुए चले, देखिए पहले हमने सब्जेक्ट में देखा सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके हिसाब से वर्ब देखी, वर्ब ठीक थी। वर्ब के बारे में बताने के लिए जो वर्ड प्रयोग होना चाहिए उसे हमने जब देखा तब हमें यहीं पता चल गया गलती यहीं है। तो हम यहीं तक गलती देख करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्रम से देखना होता है कि भाई गलती कहाँ होगी। तो गलती यहाँ है हमारे इस पार्ट में, यानी आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे। आगे आप देखेंगे जब प्रीपोजिशन आ जाता है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन का आना आवश्यक है, क्योंकि प्रीपोजिशन की डिफिनीशन ही है। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन के पहले ये पोजीशन लेता है। प्री मतलब पहले, पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थान लेना। तो किसके, किसी नाउन की, नाउन की बात करें तो प्रोनाउन, दोनों साथ में हो गए, क्योंकि नाउन मतलब किसी का नाम, और नाम ना लेकर के कोई और शब्द प्रयोग कर दिया, प्रोनाउन हो गया। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो है ही प्रीपोजिशन प्रयोग होता है, यानी अगर प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद नाउन जरूर रहेगा। तो नाउन देखेंगे यहाँ पे क्लास टेस्ट जो है, ये दोनों वर्ड मिल करके किसी एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं कि क्लास में जो टेस्ट हुआ था, तो वो टेस्ट जो है ये नाउन हो गया। नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग हो सकता है, ये भी ठीक है। हेल्ड जो है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो किसी, क्या बताती है, पास्ट में हुई किसी घटना, यानी पास्ट में हुई किसी, चूंकि वर्ब है, वर्ब के माध्यम से हम क्या, वर्ब के माध्यम से हम एक घटना बताते हैं, ठीक है, जो घटित हो चुकी है पास्ट में, चूंकि पास्ट पार्टिसिपल है, एक घटना बताता है। जैसे ये क्या किसके बारे में बता रहा है, ये जो क्लास में टेस्ट हुआ था उसके बारे में बता रहा है। यानी क्लास टेस्ट कल हुए, ये इसका मतलब ये हेल्ड मतलब होना, जो कल हुआ क्लास टेस्ट था उसमें क्या है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से सारी चीज़ें सही हैं, केवल यहाँ पे गलती है। तो वैसे हमें जहाँ गलती मिल जाए उसके बाद ही हम आगे निकल लेते हैं। यहाँ गलती मिली, इसके बाद हम आगे निकल लेते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये नहीं प्रयोग, ये प्रयोग नहीं कर सकते आप, परफॉर्म के बाद बिल प्रयोग होना चाहिए, और बिल के पहले एक्सट्रीमली लग सकता है। आगे देखते हैं हम, अगला सेंटेंस हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली। देखिए यहाँ पे एंड के माध्यम से दो नाउन को जोड़ दिया गया है, एक मिस्टर अभिलाष है, और मिस्टर अभिलाष चूँकि क्या है, मेल है, तो मेल के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया, इसी के लिए लगा हुआ है। तो मेल के लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है वो हिज लगता है। हिज फैमिली यानी मिस्टर अभिलाष और उसकी फैमिली।
अब आगे आती है हमारे फाइनाइट वर्ब आ गई। देखिए हम जानते हैं इंग्लिश में अगर एक से अधिक यानी एक से अधिक नाउन जैसे ही दर्शाया हमने वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल माना जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट देखिए क्या हो गया, एक तो मिस्टर विलास हो गया और दूसरी उसकी फैमिली हो गई, तो दो चीज़ें हो गई। देखिए दो चीज़ें प्लूरल हो गई, तो हैव लगेगा, ठीक है बिल्कुल सही लगा हुआ है। और हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी सही है, अभी यहाँ तक सही है। मिस्टर एबलास एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड, यानी मिस्टर एबलास और उसकी फैमिली ने रिसीव किया है। रिसीव किया, क्या रिसीव किया है, नो इन्फॉर्मेशंस, यानी कोई इन्फॉर्मेशंस रिसीव नहीं किया है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं रिसीव किया है, इसमें लिए मतलब कोई सूचना नहीं रिसीव की है, ये कहने का मतलब यहाँ पे। अबाउट द इंसिडेंट, देखिए अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए। इंसिडेंट यहाँ पे नाउन के जैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि एडजेक्ट जो हमारा ये आर्टिकल है वो किसी नाउन के पहले ही प्रयोग होता है। आर्टिकल ए या एन जो है वो किसी नाउन के पहले ही प्रयोग होंगे। तो ये आर्टिकल भी बता रहा है कि इसके बाद आया हुआ वर्ड क्या है, ये नाउन है। और ये प्रीपोजिशन बता रहा है कि हमारे बाद एक नाउन आना ही चाहिए, तो नाउन आ गया। और नाउन के पहले आर्टिकल जो होता है वो आर्टिकल नाउन के ठीक पहले प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दिक्कत कहाँ थी। देखिए क्योंकि हमने देखा सब्जेक्ट में दो नाउन आ गए थे, उसके हिसाब से वर्ब लगी, वर्ब में हैव लगी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, वो भी सही है। नो लगा, नो हमारा नाउन के पहले लग रहा है, तो ये एडजेक्टिव जैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद एक प्रीपोजिशन लगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगना चाहिए, नाउन लगा, उसके पहले आर्टिकल लगा है, हमें सब कुछ सही दिख रहा है। जब ऐसा सेंटेंस हमें मिल जाए कि हमें दिखे कि ग्रामर के रूल के हिसाब से सब कुछ सही दिख रहा है, तब आपको कुछ टेक्निकल सोचना होगा कि यहाँ जो वर्ड लिखे गए हैं उन वर्ड से संबंधित कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं जो यहाँ पे गलत कर रही होंगी। अब हम एक एक वर्ड के बारे में बात करते हैं। मिस्टर अभिलाष अकेला नाम है, ठीक है। हिज फैमिली, तो वो व्यक्ति था, मतलब मेल के लिए हिज लगेगा ही, ठीक है। फैमिली हो गया, सिंगुलर रखा जा सकता है। हैव, अब दोनों के लिए हैव भी, ये भी सही है। नो, अब इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन को जो है आप प्लूरल नहीं कर सकते, आप उसके साथ यस या यस जोड़ करके प्लूरल नहीं बना सकते उसका। अगर आपको इसकी मात्रा, यानी हम कहेंगे अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसकी क्वांटिटी बताई जा सकती है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को अधिक मात्रा, मतलब अधिक क्वांटिटी में इसको बताना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ निश्चित फ्रेज होते हैं, उन फ्रेज को इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। तो हमारी गलती पकड़ में आ गई कि गलती यहाँ पे है, यानी नो इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, नो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, केवल नो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे। हमने अब यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैनी, मैनी लग गया, मैनी के बाद मैनी ऐसा एडजेक्टिव है जो इसके बाद आने वाले नाउन को प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है, प्लूरल हो नहीं सकता है। यानी आप देखिए यहाँ मैनी के साथ में इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते। अब मच के साथ रख सकते हैं, मच जो है क्वांटिटी को बताता है, ठीक है, मच क्वांटिटी को बताता है, आप इसके बाद इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, ये सही है। अगर आप इसकी मात्रा को अधिक बताना चाहते हैं तो ये तो मच रख लेते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप ये फ्रेज प्रयोग कर सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी बताना चाहते हैं, एक पीस, देखिए एक पीस, यहाँ पे ये पीस जो प्रयोग कर दिया आपने काउंटेबल है। तो आप अगर एक बताना चाहते हैं, आ लगाया है आपने तो एक है तो पीस रखा आपने। अगर आपने यही टू कर दिया तो पीसेस हो गया, मैनी कर दिया तो मैंने पीसेस हो गया। लेकिन इधर वाला जो नाउन है इसे प्लूरल नहीं करना है कभी। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा, एक भाग कह लीजिए, एक है, एक इन्फॉर्मेशन है। ऐसे टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास। इस तरीके से आप किसी अनकाउंटेबल का जो है प्लूरल बनाने के लिए उसको जो है उसके साथ में कुछ निश्चित फ्रेज प्रयोग किए जाते हैं, और ये हर अनकाउंटेबल नाउन के साथ के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, यहाँ पे बात की जा रही है स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवेल। स्पाई फैमिली को देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इन्वर्टेड कामा के अंदर किया गया है। तो ये क्या है, स्पाई फैमिली किसी चीज़ का नाम है। स्पाई फैमिली क्या करें, इज अ ग्राफिक नोवेल, यानी स्पाई फैमिली एक ग्राफिक नोवेल है, उपन्यास है, ग्राफिक उपन्यास है। दैट इज अ नरेटिव, दैट इज अ नरेटिव वर्क,
यानी क्या है, जो अब इसी नोबेल के बारे में दैट बता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हमारी वही वाली बात आ गई। हमने कहा था कि जब हमारा एक सेंटेंस एक से अधिक क्लास से मिलके बना होता है, तब यहाँ पे हमें थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा अब फाइनाइट वर्ब हम पहचानते हैं। फाइनाइट वर्ब हमारी यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसके अनुसार ये हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब इज, चूँकि सिंगुलर था तो इज लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। नोबेल लगा हुआ है, नोबेल के पहले ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो ठीक है ये भी। और अगर इस नोबेल ये काउंटेबल है तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। अभी यहाँ तक सेंटेंस हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम। हमने देखा आगे दैट के बाद एक और वर्ब दिख रही है, देखिए ये भी फाइनाइट वर्ब है हमारी। तो दैट यहाँ पे सब्जेक्ट जैसा कार्य कर रहा है, और ये क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद इज लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। और किसके लिए आया है, नोबेल के लिए आया हुआ है, जो इसके पहले नाउन प्रयोग हुआ है उसके लिए आया हुआ है। और नोबेल सिंगुलर दिख रहा है, तो यानी दैट जो है वो नोबेल के लिए आया हुआ है, यानी नोबेल सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से इज लगा। यहाँ पे एक और क्लास हमारी यहीं से शुरू हो गई, ये वाली, ये कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है और सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। किसके लिए आया, नोबेल के लिए। हम कह रहे हैं स्पाई फैमिली एक ग्राफिक नोबेल है, जो यानी नोबेल, जो क्या है, जो है, सिंगुलर था इसलिए इज लगा। जो है क्या, एक नरेटिव वर्क है। नरेटिव मतलब होता है कथात्मक, समझ लीजिए, जो कथा बताया, नरेशन जैसे, नरेशन मतलब क्या हो गया, कहानी। नरेशन मतलब कहानी, कथा। तो ऐसे नरेटिव हो गया एडजेक्टिव, जो किसके बाद देखिए नाउन है। नरेटिव मतलब आख्यानात्मक कह लीजिए, कथात्मक कह लीजिए, जो कि क्या है, जो एक कथात्मक कार्य है, काम है, कृति है। यहाँ वर्क का मतलब कृति है, कृति मतलब रचना। यानी कि जो ये स्पाई फैमिली है, ये एक ग्राफिक नॉवल है जो कि एक कथात्मक कथात्मक कृति है। इन विच, अब जिसमें देखिए, जिसमें, इन विच, जिसमें द स्टोरी इज कन्वेड, जिसमें स्टोरी जो है वो कन्वे की जाती है, यानी पहुंचाई जाती है। पहुंचाई जाती किसके पास, कन्वे की जाती टू द रीडर्स, टू द रीडर यानी रीडर के पास, जो पढ़ने वाला है, पाठक के पास पहुंचाई जाती है। यूजिंग, यूज करते हुए, हमने कहा था वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो जिरंड का रूप होती है, वो क्योंकि वर्ब में बनी हुई, वर्ब हमारा एक एक्शन होता है, एक्शन को अगर हम कंटिन्यू दिखाना चाहते हैं तो हम आईएनजी वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो यूजिंग यानी यूज करते हुए, क्या यूज करते हुए, अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट। कॉमिक फॉर्मेट हो गया, देख, कॉमिक्स फॉर्मेट, कॉमिक जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिस तरह लिखा जाता है कॉमिक फॉर्मेट में। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अनइंटरप्टेड मतलब होता है बाधा रहित, समझ लीजिए, बाधा रहित आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट। ट्रेडिशनल परंपरागत जो है, परंपरागत जिस परंपराओं से, मतलब कॉमिक का जो फॉर्मेट होता है, कॉमिक्स का जो फॉर्मेट होता है परंपरागत वाला, यानी जो परंपराओं से जिस तरीके से कॉमिक जिस फॉर्मेट में लिखा जाता रहा है, उसी फॉर्मेट में कह रहा है परंपराओं का में जो है बाधा रहित आर्ट, बाधा रहित कला इन ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट, इसको यूज करते हुए जो है क्या होता है, रीडर तक पहुंच। कुल मिला के ये हुआ। देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड को देखेंगे तो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मीनिंग निकालना। यहाँ पे बात की जा रही है कि स्पाई फैमिली एक ग्राफिक नॉवेल है जो कि एक कहानी जैसा वर्क है, कहानी जैसी जो है कृति है, जिसमें क्या की जाती है, कहानी को पढ़ने वाले पाठक तक पहुंचाया जाता है। क्या यूज करते हुए, बाधा रहित कला का प्रयोग करते हुए, किसमें, ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट में, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत कॉमिक फॉर्मेट में बाधा रहित कला का प्रयोग करते हुए ये कहानी क्या की जाती है, रीडर तक पहुंचाई जाती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे लग रहा है हमें मीनिंग के हिसाब से जब सेंटेंस लगेगा एकदम सही है कि भाई बिना बाधा के, बिना बाधा रहित कला का प्रयोग करते हुए, बाधा रहित आर्ट का प्रयोग करते हुए ये कहानी पढ़ने वाले तक पहुंचाई जाती है, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में जैसा हमेशा होता रहा है वैसा करते हुए। तो हमें लग रहा है कि, लेकिन नो भाई, अगर नो इम्प्रूवमेंट होता तो हम उसके बारे में भी सोच सकते थे, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट वाला कोई पार्ट है ही नहीं। हमें जो अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ से जो अंडरलाइन किया गया, इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना ही है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से हमें चुनना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें, देखिए सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल मतलब, सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है एक के बाद जो एक आए। जैसे कहानी बताई जाती है, कहानी में क्या होता है,
एक आर्डर को फॉलो किया जाता है कि भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो यही सीक्वेंस को फॉलो, यानी एक अनुक्रम को फॉलो करते हुए अनुक्रमिक आर्ट कह लीजिए, अनुक्रमिक कला का प्रयोग करते हुए। तो दूसरा देखिए, मतलब हम ये प्रयोग कर सकते हैं, देखिए हमें ये उचित लग रहा है कि भाई जो क्रम से अनुक्रमिक कला जो है, जो ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट में जो अनुक्रमिक कला है उसका प्रयोग करते हुए कहानी जो है वो रीडर तक पहुंचाई जाती है। तो हमें सही लग रहा है ये ऑप्शन। अगर सेडिमेंटल लेंगे, सेडिमेंटल मतलब हो गया कि सेडिमेंट मतलब होता है अवसाद। तो अवसाद मतलब जैसे नदी जो बहा करके ले आती है वो क्या हो गया, वो सेडिमेंट, या समझ लीजिए कि जो चट्टान के टूटने से जो चीज़ बनती है तो सेडिमेंट्स कहलाते हैं, यानी किसी चीज़ के अवसाद से बन जाए कोई चीज़। तो ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है सेडिमेंटल आर्ट, मतलब कि अवसादों से बनी हुई कोई समझ लीजिए आर्ट, इस तरीके का। एग्जेंशियल मतलब अस्तित्वमान, जो अस्तित्वमान कला है ट्रेडिशनल आर्ट में, तो आपको ये सही लग सकती है। एग्जिस्टेंशियल जो सही लग सकती है, लेकिन सबसे बेहतर ये लग रहा है तो हम इसे प्रयोग करेंगे यहाँ। लॉन्गिट्यूडिनल, इन सबको कोई मतलब ही नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे, तो हमें लग रहा है सीक्वेंशियल जो है, अनुक्रमिक जो कला है उसका प्रयोग करते हुए कहानी को रीडर तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, देखिए यहाँ पे ये जो है एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। देखिए फाइनाइट वर्ब हमारी है ये, फाइनाइट वर्ब ये है, लेकिन ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं। सी हैज़ बीन स्टडिंग, तो देखिए हम देखेंगे ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें देखिए सी के हिसाब से हैज़ लगना चाहिए, बिल्कुल सही है। बीन लगना चाहिए, बीन लगता है। सी हैज़ बीन स्टडिंग, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, ये यहाँ तक सही है। अब हम देखेंगे फॉर 2 o'clock, हम देखेंगे 2 o'clock एक क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये एक समय को दर्शा रहा है, जिस समय के शुरुआती बिंदु को हम पता कर सकते हैं। शुरुआती जो बिंदु है उसका पता लगाया जा सकता है, जो भाई 2 बजे से, यानी वह पढ़ रहा है 2 बजे से, हम कहना चाहते हैं। तो जब कोई किसी मतलब किसी समय की बात की जाए और उस समय के शुरुआती बिंदु को निर्धारित करना, निश्चित करना पॉसिबल हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम जब पता वो कर पाए हम, तो उसके पहले सिंस लगता है, ना कि फॉर। पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है फॉर। जैसे कि हम कहें कि भाई वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब ये 2 घंटे कब से पढ़ रहा है, 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच पढ़ रहा है, कि 2 से 4 बजे के बीच में पढ़ रहा है, कि 4 से 6 बजे के बीच पढ़ रहा है, ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन 2 बजे से तो हम शुरुआती बिंदु पता कर सकते हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सिंस होना चाहिए। तो स्टडिंग सिंस 2 o'clock। अगला हम देखेंगे एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ही देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब मिला हमें, प्रेडिकेट का हिस्सा यहाँ से शुरू हो रहा है, बाकी जो सारा वर्ड चला गया वो हमारा सब्जेक्ट वाले पार्ट में चला गया। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे कितने वर्ड आ गए, 5 वर्ड आ गए यहाँ पे हमारे। अभी 5 वर्ड में हमने कहा था हमें पहले पता करना है क्या, सब्जेक्ट वर्ड हमें पता करना है। सब्जेक्ट वर्ड हमारा जो होगा, जिसके वास्तव में जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, एवरी स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल, यानी प्रत्येक विद्यार्थी कहाँ, हॉस्टल में, यानी उस हॉस्टल में प्रत्येक विद्यार्थी। तो हॉस्टल की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, हमें पता चला यहाँ पे विद्यार्थी की बात चल रही, प्रत्येक विद्यार्थी था, और एक प्रत्येक मतलब एक बार में एक ही की बात हो रही है। तो जब एवरी लगता है तो एवरी के साथ जो आने वाला नाउन होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति को या एक ही वस्तु को लिया जाएगा एवरी के बाद जो रहेगा। तो एवरी स्टूडेंट होना चाहिए। अब वर्ब देखिए, अब वर्ब इसी के अनुसार लगेगी, लेकिन यहाँ पे तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब तो हमारी सेकेंड फॉर्म ही रहेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। तो हमारा गलती यहीं पकड़ में आ गया, एवरी स्टूडेंट होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तो यहाँ पे हमारी गलती ये पकड़ में आ गई यहाँ पे। अगला हम देखते हैं, अगला है बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ये प्रीपोजिशन हमारा, यानी इस समय तक, नेक्स्ट ईयर इस समय तक हम कह रहे हैं, यानी इस अगले साल इस समय तक। आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज,
देखिए हम यहाँ से मान रहे हैं कि ये है हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन आ गया टाइम। किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। नेक्स्ट ईयर हमारा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे ये भी हमारा नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट बता रहा है नेक्स्ट ईयर, तो हम देख रहे हैं यहाँ ये प्रयोग जो हो रहा है ये ठीक प्रयोग हो रहा है। आगे चलते हैं हम, तो आई बिल, आई के साथ बिल लग गया, ठीक है। विल के बाद हमारी वर्ब की जो होती है वो, विल हमारी मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आता है वर्ब की, किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म आता है। और यहाँ पे आ गया, यहाँ क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, जबकि यहाँ हैड आया हुआ है, तो ये गलत है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम बना रहे हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल या सेल के बाद हैव लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हमें यहाँ गलती मिल गई, देखेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ गलती देख करके निकलते हैं आगे। अगला देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही शुरू हो गया सेंटेंस। देखिए तो क्या है ये, देखिए ये हमारा क्या है, जिरंड है यहाँ पे। स्प्रेडिंग अवेयरनेस यानी कि स्प्रेड मतलब होता है फैलाना। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी को बता रहा है, यानी फैलाना, क्या, अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना हो गया। केवल यही नहीं हुआ, एंड लग गया, एंड द रिलीफ ओपन टू देम, इन दो चीज़ें कनेक्ट हुई, किसके बारे में जागरूकता फैलाना, एक तो हुआ कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में, और दूसरा हुआ रिलीफ, रिलीफ मतलब राहत, राहत ओपन टू देम यानी उनके लिए जो राहत अवेलेबल है, जो ओपन है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। तो आप इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए कि भाई कि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध राहत के बारे में, अबाउट के प्रीपोजिशन के बारे में जागरूकता फैलाना, ये इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद ये शुरू हो गया, एक आ गया हमारा कंजंक्शन यहाँ पे, इन केस। अब ये किस स्थिति में करना है, अब ये बताया जा रहा है कि भाई जागरूकता फैलाना, और अब यहीं पे बात की जा रही है एक नए क्लास के माध्यम से कि ये चीज़ जागरूकता फैलाना और कब फैलाना। इन केस मतलब हो गया यहाँ पे, देखिए उस स्थिति में दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड एंड सर्विस। तो मतलब उस स्थिति में जब वे अपने धन की कीमत के सामान और सेवाएं नहीं प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई उस स्थिति में जब वे अपने जो मनी है उनके पास, उसकी कीमत के सामान और सर्विसेज नहीं प्राप्त करते हैं, उस स्थिति में क्या है, कंज्यूमर के अधिकारों और उनके लिए जो राहत ओपन है उनके बारे में जागरूकता फैलाना। अब देखिए इसके हिसाब से, देखिए ये इसकी अभी वर्ब नहीं आई थी हमारी, इसकी ये वास्तव में सब्जेक्ट ये है वहाँ पे, और उसकी वर्ब यहाँ आ रही, देखिए हैज़ राइटली बीन, क्योंकि देखिए सिंगुलर था, स्प्रेडिंग अवेयरनेस ये सिंगुलर था इसलिए हैज़ लगा, हैज़ राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रियोरिटी। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई कि हम कह रहे हैं हैज़ इस राइटली बीन आइडेंटिफाइड यानी पहचानी गई हैं, ठीक रूप से पहचानी गई हैं, एज फर्स्ट प्राथमिक, ये देखिए प्राथमिकता हो गई यानी पहली प्राथमिकता के रूप में, पहली प्राथमिकता के रूप में सही रूप में पहचानी गई हैं। कुल मिला के इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये होगा उपभोक्ता के अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध राहत के बारे में जागरूकता फैलाना उस स्थिति में जब वे अपने मनी की कीमत की वस्तुएं और सेवा
नहीं प्राप्त करते हैं उस समय जागरूकता फैलाना क्या है, ये पहली प्राथमिकता के रूप में पहचानी गई है। इसका मतलब कहने का मतलब कुल मिला के ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में है कि वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उसकी उस पैसे की कीमत का वस्तुएं और सेवाएं नहीं ले पा रहा है, नहीं मिल रहा है उसको, तो उस स्थिति में क्या है, उस स्थिति में वो अपने अधिकारों और उसके लिए क्या राहत उसके लिए अवेलेबल है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये पहली प्राथमिकता के रूप में क्या पहचानी गई है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ रिप्लेस करने की बात आ रही है। अच्छा, यहाँ अवेलेबल हमारा नो सब्सटीट्यूशन भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे और कठिन हो गया क्योंकि हम इसे भी चुन सकते हैं, आप इसे भी चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई इससे बेहतर हमें एक ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा है, वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। अच्छा, ये कह रहा है कि जहाँ हमें अंडरलाइन किया गया है, ये कह रहा है उस स्थिति में जब वे अपनी मनी की कीमत की वस्तुएं और सेवाएं नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं प्राप्त करते हैं उस स्थिति में, कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो जब नहीं प्राप्त करते हैं, इससे बेहतर हम कहना चाहेंगे कि जब वे अपने मनी की कीमत की वस्तुएं प्राप्त करने में अयोग्य होते हैं, हमें ये कहना चाहिए, बेहतर ये होगा, तो हमें ये वाला चुनना पड़ेगा कि भाई वो अनेबल होते हैं, वो अयोग्य होते हैं कि वे अपने जितना खर्चा कर रहे हैं उसकी कीमत की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने में अनेबल हों, तो ये वाला बेहतर ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन को चुनेंगे हम यहाँ पे। अगला हम देखेंगे राजूज जॉब एज ए क्लर्क। राजू की जो जॉब है कैसे, क्लर्क के रूप में, सीम्ड यानी ये प्रतीत होती है, प्रतीत हुई थी कैसे, टू बी बैड एट फर्स्ट, मतलब बुरा होना प्रतीत हुई थी, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, पहली बार में, बिकॉज ऑफ द लो सैलरी के कारण पहली बार में ये बुरी जो है प्रतीत हुई थी राजू की जो क्लर्क के रूप में जॉब है, बट लेकिन रिजल्टेंट इन समथिंग गुड, लेकिन बाद में परिणित हो गई, यानी ये इसका परिणाम क्या हो गया, इन समथिंग गुड यानी कुछ अच्छे में परिवर्तित हो गई, परिणित हो गई, हैपनिंग लेटर जो बाद में घटित हुआ, उसमें ये क्या हो गए, अच्छे में परिणित हो गई, बिकॉज इट सेव्ड हिम क्योंकि इसने उससे बचाया, किसने, राजू की जॉब ने उसे बचाया, फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार बने रहने से इस जॉब ने उसे बचा लिया था। तो जो यहाँ अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ से कि शुरुआत में पहली बार में उसे बुरा साबित हुई थी लो सैलरी के कारण, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, बाद में जो घटित हुआ उसमें वो अच्छी साबित हुई। तो इसके लिए हमें एक ईडियम प्रयोग करना है, तो ये ईडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है कोई चीज़ जो छुपी हुई चीज़ जो सामने प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई दे, तो उसमें अगर डिस्गाइज में यानी कि छुपी हुई चीज़ में क्या ब्लेसिंग हो, तो ये चीज़ यहाँ होगा, ब्लेसिंग मतलब कि ये आशीर्वाद जैसा प्रतीत हुआ, तो ये ईडियम है यहाँ पे जो इन पूरे वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको यहाँ रिप्लेस करना ही करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगला देखते हैं, आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर वेडिंग। आई के साथ हमेशा क्या है, कंटिन्यूस, अगर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है तो आई के साथ एम लगता है, यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है, तो यहाँ पे यही गलती मिल गई हमें। अगला देखते हैं, द टी एट दिस कैफ़े यानी कि चाय जो इस कैफ़े पे मिलती है, इस कैफ़े पर जो चाय है, इज़ बेस्ट देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, तो क्या होना चाहिए, इज़ बेटर होना चाहिए, तो होना चाहिए बेटर। और एक गलती देखिए, अगर ये बेस्ट लग रहा था तो द लगता है बेस्ट पहले, वैसे द यहाँ बेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, देन लगा हुआ तो हम पहले भी तो चले, यहाँ बेटर होना चाहिए, यानी इस जो चाय है इस कैफ़े पे वो बेहतर है, किसके, एट दी कोस्टा कैफ़े, जो कोस्टा कैफ़े पे है, इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में जो कोस्टा कैफ़े है उसकी चाय से जो है इस कैफ़े की चाय जो है वो बेहतर है कही जा रही है, तो यहाँ हमारी गलती हो जाएगी यहाँ पे। अगला हम देखते हैं, द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर्स है, प्लूरल है, आर लगा है, ठीक है। प्लेस्ड यानी क्वेश्चन पेपर्स रखे गए हैं, क्या है, प्लेस्ड किए गए हैं इन दी लॉकर्स, लॉकर्स में रखे गए हैं, किसके, स्कूल्स के लॉकर में रखे गए हैं। इन अ वे दैट, इस तरीके से यानी इस ढंग से रखे गए हैं, दैट दे कैन नॉट बी रीच्ड, कि उन तक पहुंचा नहीं जा सकता है। और इतने को रिप्लेस करना में पहुंचा नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है कि भाई इसके लिए एक वर्ड है देखिए एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंचने योग्य, और इनएक्सेसिबल मतलब है जो पहुंचने योग्य ना हो, कि यानी वो पेपर क्या है, दे के हिसाब से आर लगेगा, आर इनएक्सेसिबल, आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ रिप्लेस करना ही करना है, क्योंकि ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पे चुनना ही पड़ेगा। तो हमारा ये हो गया। इररिप्रेसिबल मतलब होता है जिसको दबाया ना जा सके, और अफोर्डेबल मतलब होता है जो अफोर्ड किया जा सके, जिसे जो है सहन किया जा सके, जिसे जो है वहन किया जा सके, आप कह सकते हैं। अफेबल मतलब हो गया जो मित्रवत हो। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं सूटेबल प्रतीत हो रही है, हमें क्या मिला, ये मिला, इनएक्सेसिबल होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे कि आपको सिलेक्ट करना द वर्ड सेगमेंट। आपको जो ये सेगमेंट दिया गया है ब्रैकेट में, इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी से इसे रिप्लेस करना है। अब कह रहे हैं कि ईच पार्टिसिपेंट हैव, हमने बताया था ईच हो या एवरी हो, उसके बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब भी, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी प्रत्येक पार्टिसिपेंट ने अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए परफॉर्म के साथ बिल लगा है ना यहाँ पे, यहाँ गुड नहीं लग सकता है, ऐसे ही देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईच पार्टिसिपेंट वाज लगा हुआ है, अगर आप पास्ट वाला करना चाहें तो वाज, लेकिन हैज़ लगा है, देखिए हैव लगा है, तो हैज वाला बेहतर होगा कि हम हैज वाला चुनें। अगर वाज वाला चुनेंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे हैव दिया था तो हैव गलत है, प्रेजेंट में जाइए, तो आप प्रेजेंट को चुनना चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा जो है, अभी तक हमने जो 9 तारीख को तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को हमने देख लिया यहाँ पे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में अगले दिन आए हुए क्वेश्चन।